है, ठीक है ना। हाँ, सिंबल्स का यूज़ पता क्या है, बहुत सारी जगहों पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ना सिंबल्स के ज़रिए लोगों को समझाया गया। सिंबल्स ज़्यादातर कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुओं की मदद से बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल तीर हो, धनुष हो, रिंग हो, है ना, स्नेक बाइटिंग, है ना, इट्स टेल, है ना, एक वस्तु, है ना। रॉयल पावर का मतलब देखो एक वस्तु है, कहीं ना कहीं एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा जाता है टू मेक अ सिंबल। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक ऑब्जेक्ट का सहारा लिया जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझाने के लिए। बाद में इसको हम एलेगोरी कहेंगे। तो ये चीज़ें 10th में काफ़ी बारीकी से डिस्कस्ड है, थोड़ा बहुत क्लास 8th में भी पहले चैप्टर में भी डिस्कस था, हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसमें ब्रिटेनिया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर किसी ने देखा होगा, उसमें ब्रिटेनिया की एक छवि थी और इंडिया के कुछ पंडित उसे महाभारत, वेद, वेदांत, पुराण ये सब देते थे, गिफ्ट कर रहे थे। और उस ब्रिटेनिया एक गॉर्जियस लेडी थी, एक हाथ में बड़ा सा एक वो स्पेड पकड़ी हुई थी और उसके पीछे शेर था। तो दीज आर एलेगोरी थी, ब्रिटेन को सिग्निफाई करता था ब्रिटेनिया, जैसे हमारे देश को सिंबलाइज करता है भारत माता, है ना। तो दीज आर कॉल्ड एलेगोरी। तो सिंबल्स का यूज लोगों को कठिन चीज़ों को समझाने के लिए, आसान करके समझाने के लिए सिंबल्स की यूज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकली भी करा जाता है। आपको बता दूं कि इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। जिस बच्चे ने ये पूछा है दैट इज रियली अ गुड क्वेश्चन। अब वो चैप्टर एक्सटेंडेड लर्निंग में आ चुका है हिस्ट्री के, बट वो चैप्टर है आपके किताब में, यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, आप बार कोड में स्कैन कर लो, यू विल हैव दैट चैप्टर। क्लोथिंग करके एक चैप्टर था, मैंने पढ़ाया हुआ था पिछले बार, मतलब पुराने किताब में ना बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो क्लोथिंग जो है उसमें पूरा पूरा गांधी जी का ही चलता है कहानी। गांधी जी कच्छा मार के पहनते हैं, गांधी जी लठ लेके चलते हैं, गांधी जी चश्मा, गोल गोल चश्मा पहनते हैं, गांधी जी सर मुंडा के रहते हैं, नोंडा आई था गांधी, है ना, तक मुंडरे बाला नथा है ना। गांधी काठर चप्पल पिंधती, कठौ, कड़ाऊ हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो और भी चीज़ें हैं, गांधी गोटे चदर पकाती, है ना, गांधी निजे बुणती सूता और निजे कपड़ा बनाती। तो ये सारी एक मैसेज है। वाई गांधी जी वॉज हैविंग बाल्ड हेयर, उसका एक मैसेज है। गांधी गोल गोल चश्मा क्यों पहनते थे, उसका एक मैसेज है। गांधी लठ लेके क्यों घूमते थे, उसका एक मैसेज है। हर चीज में गांधी की एक मैसेज है। गांधी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, देखने को बहुत सीधा साधा था, बट सीधा साधा नहीं था, पूरे फिरंगी सरकार को हिला के रख दिया, है ना। एक नंगा फकीर, फिरंगी उसे नंगा फकीर कहते फिरते थे, और वो नंगा फकीर पूरे फिरंगी को नंगा करके छोड़ दिया, है ना। सो कितना बड़ा सिंबल था। गांधी खुद एक पॉलिटिकल सिंबल था। स्वच्छता का चिन्ह गांधी जी है। देखो आज मोदी ने उसका यूज करा, है ना। गांधी जी के चश्मे, स्वच्छता और गांधी जी के चश्मे, है ना। सो अभी आया वो बच्चा जो मुझे पूछा कि सर सिंबल्स के इस्तेमाल क्यों करी गई, इज इट क्लियर। उस बच्चे को मैं पूछ रहा हूं, अगर वो बच्चा मौजूद है तो वो मुझे अनम्यूट करके बोले कि हाँ भाई क्लियर हुआ कि नहीं। भाई जल्दी बोला करो, हाँ थैंक यू, अनम्यूट कर लो जी सर। तो ऐसे सिंबल्स हैं, इट्स नॉट टू बी अंडरस्टूड। जो डिफिकल्ट चीज़ थी उस बच्चे ने पूछ लिया, एंड आई थिंक आई हैव गिवन वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, ठीक है ना। बाकी चलते हैं। अब उसके पास में एक एक्टिविटी है, उसकी कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो अहेड विथ पेज नंबर 14, फ्रांस। द टॉपिक नंबर 3 है, मेजर टॉपिक नंबर 3 है, फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। ये चीज़ है। तो पहले समझते हैं टॉपिक, फ्रांस abolishes monarchy। तो abolish आई मीन ख़त्म कर देना, है ना। monarchy यानी रूलर्स, किंग। तो फ्रांस में किंग का शासन खत्म हो गया, एंड बिकम्स अ रिपब्लिक,
रिपब्लिक का एक पॉलिटिकल मीनिंग है। ये तो वीडियो में करके दे दूंगा लिंक, ठीक है, अनलिस्टेड वीडियो बना दूंगा, आई विल गिव इट टू यू। तो व्हाट इज सेज दैट बिकम्स अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका हेड, जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड हो, वोट जीत के जौन सा कंट्री का लीडर, हेड लीडर नहीं, हेड, कंट्री का हेड, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये लोग अगर इलेक्टेड होके जाते हैं तो ऐसे में कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। अगर किसी कंट्री का हेड कोई राजा है, क्योंकि उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो इस तरह के सिचुएशन में मोनार्की कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हाँ, छोटे से वर्ड में याद रखो, इलेक्टेड हेड, इलेक्टेड हेड मैंने बोला। इट इज रिकॉर्डेड इन द वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सेंट, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक से आप पकड़ नहीं पाते हो, यू हैव द वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, आई विल शेयर इट विद यू एंड यू कैन go through it twice, thrice, 4 times, as many times you can watch, you'll be clear. तो फ्रेंड्स, about मैं लीजा मैडम को दे दूंगा, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, सारे लोग एक्सेस ले लोगे, ठीक है जी जी। तो फ्रांस म्यूट कर लो। फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। तो बात तो समझ गए, अब कैसा हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड। लुइस 16 है ना, वही था कि कॉन्स्टिट्यूशन साइन करा था एंड ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद किंग ऑफ प्रूशिया, है ना। सबसे बड़ी गलत करा था। लुइस 16 जो है वो चुपके से प्रूशियन किंग के साथ कंस्पिरेसी में शामिल हो गया। षड्यंत्र, साजिश, किसके अगेंस्ट में? नेशनल असेंबली के अगेंस्ट में, है ना। तो होता क्या उसमें कि अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वरीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रांस एंड मेड, तो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली की वजह से जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो चेंजेस आ रही थी, फ्रांस के आसपास के इलाकों के जो मतलब जो दूसरे एम्पायर्स थे उनमें भी ये दिक्कत हो रही थी कि फ्रांस काफ़ी डेवलप कर रहा है और आगे एक्सपेंड करेगा और हम लोगों पे भी कब्जा बना लेगा। ये डर फैलता गया, सब लोग परेशान थे और इधर लुइस 16 भी परेशान था कि नेशनल असेंबली कैसे गिर जाए। तो वो गिराने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ता था। पहले तो डर के मारे सरेंडर कर दिया था, परंतु अंदर ही अंदर वो साजिश करने की कोशिश, कंस्पिरेसी कर रहा था, है ना। तो वो प्रूशिया के साथ हाथ मिला लिया, हाँ। तो धीरे धीरे नेशनल असेंबली को पता चल गया, स्पाई से पता चला कि यार ये जो लुइस 16 है ये हमारे अगेंस्ट में प्लॉटिंग कर रहा है और प्रूशियन किंग का मदद ले रहा है। और इंटरेस्टिंगली क्या करा, नेशनल असेंबली ने 2 साल बाद अटैक कर दी प्रूशिया में और प्रूशिया को हरा दिया और इसका सारा प्लानिंग पानी में गया, धो गया सब लुइस 16 का। और इसको सज़ा भी मिलेगी। जैकोबिन जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो इसको पब्लिकली फांसी दी जाएगी लुइस 16 को। इसके पत्नी मैरी एंटोनिएट, क्वीन, है ना, जो एम्प्रेस थी फ्रांस की, उसको भी पब्लिकली फांसी चढ़ाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने देश के साथ द्रोही करा था, देश के साथ गद्दारी करा था। खैर, तो दिस इज हाउ एंड दिस। अब उस लड़ाई में जो प्रूशिया के अगेंस्ट में, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में साधारण लोग भी शामिल हो गए। वो एक सिंबल था कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स निकले, है ना। और जैसे मर्सेलीज, उनका आज भी नेशनल एंथम है मर्सेलीज सॉन्ग। वो द मर्सेलीज कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट टी ले एले। It's not Eisel, somehow they pronounce it as Eisel, British Eisel, so L, S silent रहता है। It was sung for the first time by volunteers from Marseilles। यहाँ पे 2 वर्ड है, Marseilles and Marseilles। एक Marseilles जो छोटा है उसका वो एक जगह का नाम है, और उस जगह के जितने सारे कॉमन लोग वॉलंटियर्स इस लड़ाई में भाग लिए थे, जो गाना गा रहे थे, आज की डेट में फ्रांस का वो नेशनल एंथम है, उसका नाम था Marseilles। जो बड़ा वर्ड है
वो नेशनल एंथम है, सॉन्ग का नाम है, जो छोटा वर्ड है मर्सिडीज वो जगह का नाम है, ठीक है। As they marched into Paris and so got its name. The Marseillais is now, ये मैं कह चुका हूँ, it is there. The revolutionary was brought losses and economic difficulties. ये जितने सारी बगावत हुई उससे क्या हुआ कि फ्रांस को बहुत सारे लॉसेस हुई। देखो जब लड़ाई झगड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि खर्चे बहुत होंगे, और जो देश या राज्य की तरक्की के बारे में राजा, रूलर या कंट्री का हेड कम सोचेगा। वो सोचेगा कि लड़ाई में सोल्जर्स कैसे जीते, उनको कैसे आर्म्स एंड एमुनिशन दी जाए, खाना दी जाए, उनकी सराफ मतलब उनकी प्रोटेक्शन कैसे करी जाए, क्या डिफरेंट डिवाइसेस मतलब वेपन्स दी जाए। मैन्युफैक्चरिंग में भी वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, बॉम्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो लोगों के खाने, पहनने, जीने का, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है ये सर्विस लड़ाई के टाइम में, और देश बहुत पीछे चला जाता है। दैट एग्जैक्टली हैड हैपेंड इन केस ऑफ फ्रांस ऑल्सो। जो इतनी सारी लड़ाई झगड़े होते थे फ्रांस में, इतनी सारी छोटे मोटे रेवोल्यूशंस होते थे, क्योंकि रेवोल्यूशंस के पीछे इन लिबरल्स का भी हाथ था। वो लोगों को उकसाते थे कि बगावत कर लें, हल्ला बोल कर दें, और मेन मकसद था कि मोनार्की को ख़त्म कर दी जाए, ये किंग्स को उड़ा दी जाए, सारे जगह पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी जाए, है ना, ये चक्कर में। तो खैर, तो लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गिव। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, ये भी वीडियो में रिकॉर्डेड है, कि लोगों को लगा had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society। एक नाराजगी लोगों के अंदर पैदा हुई। नाराजगी ये थी कि लोगों को ये बात एहसास हुई कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हम गरीबों को क्या फ़ायदा मिला। खाली धनी लोगों को तो सारे राइट्स मिले, और धनी पुरुष लोगों को, औरतों को तो कुछ राइट मिला ही नहीं, चाहे वो धनी हो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो पुरुष हैं वो धनी लोगों को ही राइट्स मिला, हम गरीबों का तो कोई मतलब ही नहीं है। और गरीब तो 90% थे, और गरीब के अंदर ज्ञान आ चुका था। वो जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू के आइडियाज़ भर चुके थे, अब वो सब कुछ समझते थे। तो ये समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का बना वो खाली नाम मात्र के लिए बड़ी बड़ी बातें थी, कोई सर्विस नहीं है। तो हमें ये बगावत आगे चालू रखना है, और ये सब कुछ बंद करके एक नया सिलसिला, एक नया दौर शुरू करना है जहां पे हमको अधिकार मिलेगा। ऐसा गरीबों ने सोचा, थर्ड स्टेट पिजेंट्री ने सोचा, ठीक है। तो इसी के चक्कर में फ्रांस में जगह जगह पे पॉलिटिकल क्लब्स हुए। बेटा जो क्लब लिखा है उसको आप पॉलिटिकल पार्टी समझ लो, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी, या पॉलिटिकल एसोसिएशंस समझ लो। became an important rallying point। कोई बंदा म्यूट कर लो। rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। तो पॉलिटिकल क्लब्स बने जो गवर्नमेंट के एक्शन को डिस्कस कर पाए, चर्चा कर पाए, उसकी क्रिटिसाइज कर पाए, ऐसे बने, क्योंकि लोग नाखुश थे। द मोस्ट, और इन्हीं क्लब्स में से एक क्लब बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया जिसका नाम था जैकोबिन्स। जैकोबिन ने अपना नाम, हाँ जी, आगे बढ़ने का, बगावत करने का, रैलीज करने के, मीटिंग्स करने के, प्रोसेशंस लाने के लिए मेन मुद्दा यही था। समझ में आ रही है? आई थिंक पिनाकी ने पूछा ना, हाँ, तो पिनाकी समझ में आ रही है। सो दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ द कैंपेन। पॉलिटिकल क्लब्स बनने के पीछे मकसद ये था कि यार जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो खाली नाम मात्र के लिए है, गरीबों के लिए, गरीबों का कोई उद्धार नहीं है इसमें। और आपको पता भी होगा ये गलत बात भी नहीं है, जो गरीब सोचते थे, जो पिजेंट्री सोचती थी ऐसी, ये गलत भी नहीं है, सही भी है। सारा रिच लोगों को ही अधिकार मिला था, है ना। तो इसी मुद्दे को लेके
हाँ, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्लब्स बने और इन्हीं क्लब्स में से एक फेमस क्लब निकल गया जिसका नाम था जैकोबिन। जैकोबिन वालों ने अपना नाम, अपने क्लब का नाम जैकोबिन क्यों रखा? वो एक कन्वेंट हुआ करता था। आपको पता है हिंदू धर्म में मठ होते हैं, अयोध्या में मठ होता है ना, और वृंदावन में मठ होते हैं, पुरी में मठ होते हैं, है ना। तो मठ होता है, मठ में कोई महंत होता है जो हेड होता है ना। तो कुछ गुणी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मठ में बड़े अजीबोगरीब काम काज होते रहते हैं। तो मगर मठ की रचना करी गई थी लोगों को अच्छी राह पे चलने के लिए। कुछ अच्छे लोग, साधु लोग मठ में रहेंगे, समाज के अंदर लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के रिहायशी इलाके में रहेंगे और लोगों को मदद करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। और ये गुमराह करते हैं। सही रास्ता तो बाद की बात है, ये तो पहले गुमराही कर देते हैं। ये ऐसे साधु हैं जो लोगों को गलत राहों में चला देते हैं। खैर, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे मठ थे नहीं, अब भी हैं, और उस मठ को कन्वेंट कहा जाता है। कन्वेंट वर्ड का मतलब यही है, ठीक है। तो ऐसा एक कन्वेंट था जिसका नाम था सेंट जेकोब इन पेरिस। तो कोई सेंट जेकब के नाम से इन्होंने जैकोबिन्स रख लिया अपना क्लब का नाम, ठीक है ना। गोटे बाजरे नहीं लोग क्यों हाथ रेस करे हो? कोई अनम्यूट करके बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे बच्चे हाथ रेस करे हो, बताओ। एक भू है, भू कौन है? भूदेव, भू। तो जैकोबिन वालों की बात थी। आई मीन ये जो कैसे हुआ वो मैंने बोल चुका था। तो पेरिस में विमेन हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म द, और औरतें भी अपना क्लब्स बना रखी थी, ठीक है ना। बस इतनी ही थी। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जैकोबिन के मेंबर्स थे, जैकोबिन पॉलिटिकल क्लब के मेंबर्स थे, उनका एक अलग ड्रेस कोड था, है ना। और वो खुद को दिखाते थे कि हम धनी लोगों से अलग हैं, है ना। ये दो यहाँ पे फिगर है, वीडियो में आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा। आई मीन थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा आपके किताब में थोड़ा कम दिखता है, मतलब किताब में जो है ना बड़ा कम दिखता है, तो इसमें मैं बड़ा कर दिया फिगर को, यू कैन सी दैट, ठीक है ना। तो व्हाट आई मीन, तो इनके अलग ड्रेस कोड होता था, है ना। और जनरली लोग कहाँ से आए हुए थे कि कोई कहने की कोशिश कर रहा है। ख़त्म कर दूंगा क्लास, 10 minutes, just give me 5-7 minutes more, I'll end this class, I'll not make you bored, just give me some time। इस टॉपिक को ख़त्म कर दूं, फिर क्लास ख़त्म कर दूंगा। ज़्यादा देर नहीं रखूंगा, मैं 5-7 मिनट्स में टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा धीरज रखो। आप लोगों ने इतना सब्र रखा, क्लास में मौजूद रहे, इट्स सो नाइस ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू टू स्टे विद मी, है ना। रुके रहो, अभी 5-7 मिनट में क्लास ख़त्म कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है इनके ड्रेस कोड अलग थे, है ना। और इसका अब इस तरह किस प्रकार के लोग थे, देखो जैसे शूमेकर थे जो जूते बनाने वाले ना, मोची लोग थे, पेस्ट्री और शेफ कुक्स थे, है ना, हलवाई बोलते हैं, और जो घड़ी बनाते थे, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, नौकर चाकर, दिनों मजूरिया, डेली वेजेस वर्कर्स, ऐसे थे, है ना, लोग शामिल थे। जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ऐसे लोग थे, गरीब, बहुत ही गरीब लोग थे। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, याद रखा करो, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, आई साइलेंट हो जाता है, मैक्सिमिलियन नहीं कहा जाता, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। सो अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग, इनके ड्रेस कोड में ये सिस्टम थी
है ना, कि स्ट्राइप्ड पैंट पहनते थे, तो वो ये कहना चाहते थे कि हम लोग नी ब्रीचेस से अलग हैं। धनी लोग जो थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, अब ये लोग जो थे ये नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। इन आप गूगल में डाल दो, समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ये जो मूवी देखे होगे, फिरंगी वालों के मूवी देखे होगे, उनका बैगी होता है, जांग के ऊपर ना फुला हुआ होता है, फिर जांग के नीचे का पोर्शन टाइट हुआ होता है, दैट इज नी ब्रीच। समझ में आया? आई थिंक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, इस तरह के मूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसी। ये साउथ इंडियन मूवी में भी अंग्रेजों के ऊपर एक मूवी आई थी हाल ही में, तो आई थिंक होगा, देखे होगे आपने। तो मंगल पांडे, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे फिरंगियों के ऊपर मूवी आए हुए हैं। तो आई मीन नी ब्रिच ऐसा होता है, तो ये वो ऐसा नहीं पहनते थे, स्ट्राइप ट्राउजर पहनते थे, ये है ना, अपने आप को अलग दिखाते थे। नेक्स्ट पेज में एक नैनी वॉलियन लिबर्टी का मतलब जो है वो देखा, दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय वुमन आर्टिस्ट, है ना, औरतें भी पेंटिंग करती थी, कितनी प्यारी पेंटिंग है ना। एक फोटोग्राफ है, आपको इसमें दिखेगा, मेरे तो इसमें बहुत बड़ा दिखेगा, आपके किताब से बहुत अच्छा प्रिंट इसमें वीडियो में दिखेगा। इसके बारे में बोलूँगा, आई एम कंटिन्यूइंग द पैराग्राफ्स, वॉज अ वेरी प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर बिल्डर, है ना, नी ब्रीचेस। तो ये कहते थे कि भाई हम इस तरह के ड्रेस कोड पहनते थे, एक पॉलिटिकल मैसेज जाता था। अभी किसी ने पूछा था कि सर सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, मैंने गांधी जी के इस्तेमाल करा और गांधी जी के क्लोथिंग का हिस्ट्री के बारे में बताया, बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस करी। तो यहाँ पे भी जो जैकोबिन के लोग थे वो ड्रेस कोड पहनते थे, एक ड्रेस कोड से वो मैसेज जाता था सोसाइटी में कि हम नी ब्रीचेस नहीं हैं, हम अरिस्टोक्रेट्स नहीं हैं, हम गरीब हैं, ये मकसद, ये मैसेज जाता था। और इनको ना मतलब सैंस कलोटिस कहा जाता था, देख लो, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, थोड़ा आपको वीडियो में दिख जाएगा। सैंस कलोटिस कहा जाता था, उसका मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। देखो आप लाइन पे रहना, अनदर सर 9th पिला क्लास रे थिले ऑनलाइन कौन सर ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 କହିଦେଉଛି ସାର୍, କହିଦେଉଛି ସାର୍, ଏବେ କହିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧୁକୁ, ଆଜ୍ଞା 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 କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି କହିଦେବୁ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। सर ଏବେ କହିଦେଉଛି ସାର୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉଛି। तो मैं ये कह रहा था, आप लोग देख लो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इन लोगों की जैकोबिन्स की जो सैंस कलोटिस वाली बात मैंने कही, उसका तो मेन मकसद, मेन मीनिंग था कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है ना। और विमेन को खैर वर नॉट अलाउड टू डू सो, रेड कैप पहनते थे सिंबलाइज ना, वर नॉट अलाउड टू डू सो, मतलब विमेन को ऐसे कुछ चीज़ें करने के लिए लिबर्टी नहीं थी। तो इन समर 1792 जैकोबिन ने क्या करा, एक इंसरेक्शन हुआ, है ना, एक प्रकार का कैंपेन होता है जो प्री प्लान होता है, इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस, है ना, पेरिशियंस जैकोबिन के ही अंडर के ही कुछ लोग थे, तो हु आर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज। एक कम्युनिटी थी पेरिशियंस, तो खाने की सप्लाई कम थी, फूड प्राइसेस बढ़ चुके थे, फूड कमोडिटीज़ की शॉर्टेज थी, ये मैंने पहले भी कह रखा है, हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट, ये चीज़ है ना, उससे
पहले भी हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस करा हुआ है, और यही सब वजह थी कि पॉलिटिकल क्लब्स बने, ये भी हमने डिस्कस करा है ना। तो गुस्सा होके वो क्या करे, ऑन द मॉर्निंग August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, और उन्होंने ट्यूलरीज में जो पैलेस हुआ करती थी, रॉयल पैलेस, उसको तोड़ दिया। उस पैलेस का नाम था बस्टाइल प्रिजन, जो इस चैप्टर के शुरुआत में जो थी उसमें 7 कैदी थे, है ना। तो उन 7 कैदियों को आज़ाद कर दिया, 7 ही कैदी थे, प्रिजनर 7 थे, उनको आज़ाद कर दिए। बट ये कोई बड़ी बात आप सोचोगे कि नहीं, नहीं है बड़ी बात, एक मैसेज है। एक रॉयल पैलेस को तोड़ना, निस्ते नाबूद करना, इसके पीछे कुछ वजह है। क्या वजह हो सकता है? यही कि राजा हम तुम्हें नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रही है? लुईस 16 हम तेरे राज को मानते नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म करना था इनका मकसद था, यही इसका पॉलिटिकल मैसेज था। ये जो एक्टिविटी उन्होंने करा, बस्टाइल प्रिजन को तोड़ा, इसके पीछे जो पॉलिटिकल इंटेंशन था यही था, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड। हर चीज़ की ना एक पॉलिटिकल मीनिंग होती है, हर चीज़ की ये पॉलिटिकल इंटेंट होता है ना। हिस्ट्री में वी डील विद दोज थिंग्स। तो ट्यूलरीज में वो पैलेस हुआ करता था जो किताब के शुरुआत में है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, लेके जाता हूँ आपके शुरुआत की वो छवि जो बस्टाइल प्रिजन को तोड़ते हुए दिखाया गया था। ये देखो, स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बस्टाइल। उस प्रिजन का नाम था बस्टाइल। आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमेमोरेटिंग द इवेंट। इसको सेलिब्रेट करा पेंटर ने। ये एक पेंटिंग है, ठीक है। तो आई एम रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो राजा को 10 घंटे तक से और भी ज़्यादा, सेवरल आज तक होस्टेस कर लिए, बंधक बना लिए, और लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और नेशनल असेंबली में वोटिंग हो गई और रॉयल फैमिली को जेल में डाल देने की मतलब डिसीजन ले ली गई। इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब ऐसा हो गया कि पहले 25 साल था और जो बंदा 3 दिन तक मजदूरी दे सकता था, कैपेसिटी रखता था, उसी बंदे को मतलब अनकिता फेरी এইট চার্জ করে দিন। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अब उस टाइम 25 साल के उम्र का था और वोटिंग राइट ऐसा था कि पुरुषों को था 25 साल या 25 साल से ऊपर के पुरुष, और साथ ही साथ उसमें क्या था कि 3 दिन तक मजदूरी देने का कैपेसिटी रखता हो बंदा, तो उतना पैसा होना चाहिए ना मजदूरी देने के लिए, और वही बंदा वोट दे सकता था। कॉमन वोटिंग। नेशनल असेंबली में मेंबर होने के लिए तो हाईएस्ट टैक्स पे करना पड़ता, वो भी और भी रिच होने की ज़रूरत थी, है ना। तो बट इन्होंने जैकोबिन वालों ने क्या करा कि 21 साल कर दिया, और 21 साल से ऊपर के जितने पुरुष हैं, चाहे धनी हो गरीब हो, सब वोट दे सकते हैं। अब थोड़ा चेंजेस आया ना, विमेन को कुछ नहीं मिला था। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है उसको कन्वेंशन का नाम दिया। पहले नेशनल असेंबली था, अब नाम हुआ कन्वेंशन। ये सेकंड फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखो, जो नेशनल असेंबली वाली क्रिएशन थी वो पहला फेज था। अब ये जो जैकोबिन वालों ने जो गवर्नमेंट बनाया और अपना नाम दिया कन्वेंशन, सरकार का नाम दिया कन्वेंशन, तो ये सेकंड फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन माना जाता है। सो 21 सितंबर 1792 अब मोनार्की ख़त्म कर दी गई, राजा नहीं रहा। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। मैंने बोला था इलेक्टेड हेड, रोबेस्पियर हुआ इलेक्टेड हेड, ठीक है ना। तो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड लिखा हुआ है। तो अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं रही, है ना, ये चीज़ है। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट
ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रेजन। ट्रेजन मैंने धोखाधड़ी, गद्दारी। मैंने कहा था शुरू में, जब प्रुशा के साथ मिलके कंस्पिरेसी करा था नेशनल असेंबली को गिराने के लिए, है ना। On 21st Jan 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde, और क्वीन मैरी एंटोनिएट की भी यही हश्र हुई। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो, आज ये क्लास ख़त्म करते हैं। तो रेन ऑफ टेरर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ये वीडियो आपको मैं आई विल बी शेयरिंग, अपलोड करके लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।